बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी मसाइल के हवाले से अपनी सीरीज़ की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है इंसानों के ऊपर बहुत कम और इंतहाई गैर मियारी तरीके से होने वाली सरमायाकारी के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी मसाइल के हवाले से मेरा क्या मौक़िफ़ है। फिर मैं अपने बुनियादी मसाइल के हवाले से जिन दो इश्यूज़ के ऊपर पहले बात कर चुका हूं, उसमें से एक है कि हमारे यहाँ हुकूमती इदारों पर और हुकूमत की पॉलिसियों पर अवाम का एतमाद नहीं है। और एक और वीडियो में मैं इसी हवाले से बात कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो सरकारी इदारों में तनख्वाह और मुराद का निज़ाम है वो कितना नाकिस है और उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी जो हमारे यहाँ इंसानों के ऊपर सरमायाकारी होती है उसके अंदर क्या मसाइल हैं। पहली बात तो बहुत कम सरमायाकारी होती है, ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। सबको पता है कि हमारे यहाँ तालीम का बजट हो, सेहत का बजट हो, बहुत कम होता है। अगला मसला ये है कि जितना होता भी है वो भी मुनासिब तरीके से खर्च नहीं किया जाता, उसको भी सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं इसी हवाले से अपनी कुछ गुजारिशात पेश करूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम के हवाले से। स्कूल लेवल एजुकेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पहले स्कूलों में एक थोड़ी सी मामूली फीस होती थी सरकारी स्कूलों में, बाद में उसको भी ख़त्म कर दिया गया। किताबें मुफ्त देना शुरू की उन अजला में जहाँ पे बच्चियों की जो इनरोलमेंट कम थी, वहाँ पे बच्चियों को माहाना वजीफ़ा दिया जाने लगा। बाद में इसको पूरे पंजाब के लेवल पर फैला दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ और अजला के अंदर भी इसके ऊपर बतदरीज काम होता है। इस वक्त जो लेटेस्ट हमारे पास स्टेट है वो ये है कि पिछली गवर्नमेंट ने, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, अपने यकसा तालीमी सिलेबस के ऊपर काम करते हुए पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्से में एक स्टैंडर्ड सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा दिया। और चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, उनके ऊपर ये लाजिम कर दिया गया कि ये सिलेबस तो सभी पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई स्कूल एडिशनल पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते। मैं उसी बुनियाद से आगे बात कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि मेरे ख्याल है ये अच्छी अटेम्प्ट थी, अच्छी कोशिश थी, इसको जारी रहना चाहिए। और इसको जिन मुल्क के अभी जिन हिस्सों में ये अभी नाफिजुल अमल नहीं हो सका वहाँ भी इसको नाफिज करना चाहिए, ताकि कुछ एक स्टैंडर्ड ऐसा हो जो अमीर गरीब हर क्लास के बच्चे को यकसा मिले, ताकि जब वो मुख्तलिफ मुलाजमतों के हवाले से कम्पीट कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो मुख्तलिफ इम्तिहानात में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे से जो एज हासिल हो वो उसकी बुनियाद उनकी मेहनत हो, उनकी ज़ाती दिलचस्पी हो, लगन हो। उसकी बुनियाद ये ना हो कि एक के वालिदैन के पास बहुत ज़्यादा वसाइल थे और एक के वालिदैन के पास ज़्यादा वसाइल नहीं थे। ताहम मेरी कुछ गुजारिशात है। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि इस जो नया हमारा सिलेबस बना है, इसमें जो किताब का साइज है ना वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, उसके अंदर मटीरियल बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। मेरा अपना बुनियादी व्यू ये है, और ये मैंने मुख्तलिफ मुल्कों के स्कूलिंग सिस्टम को देख के इस बात के ऊपर मैं कन्विंस हुआ हूँ कि कम से कम पहले 3-4 साल तक बच्चे को बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बच्चे को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इंगेज करना, और उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चा खुद चीज़ों को सीखता जाए। उसको कलरिंग की तरफ लेकर आएँ, उसको प्लांटेशन की तरफ लेकर आएँ, उसको मुख्तलिफ और खेलों की सरगर्मियों की तरफ लेकर आएँ, ड्राइंग्स की तरफ लेकर आएँ। उससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, बच्चा स्कूल में बर्डन नहीं फील करेगा, बच्चा खुशी खुशी चीज़ों को लर्न करेगा और उसकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो बेहतर तौर पर परवान। दूसरी बात यह है कि इसी दौरान, यानी पहले 3 से 4 साल के दौरान ज़्यादा फोकस उसकी इखलाकी तरबियत के ऊपर होना चाहिए। यानी बच्चे को हमने ये सिखाना है कि अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के कैसे रहना है, अपने आसपास की जगह को, अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखना है, दूसरे का ख्याल कैसे रखना है, सड़क पार कैसे करनी है, ठीक है, अगर आपके इर्द गिर्द पौधे लगे हुए हैं, छोटे जानवर हैं, उनका ख्याल कैसे रखना है। इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इस बारे में मजीद मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती के निज़ाम बहुत जदीद खतूत के ऊपर इस्तवार करने की ज़रूरत है। देखें, जब कोई शख्स फौज में जाता है बतौर ऑफिसर तो उसके मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, बहुत कुछ।
और जिस शख्स ने हमारे 20 साल 22 साल बाद आने वाले लीडर्स को तैयार करना है, उसके लिए हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखा हुआ। मेरा ख्याल ये है कि टीचर्स की हायरिंग के लिए भी हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट और इस तरह के पर्सनैलिटी टेस्ट, उनकी जो तालीमी काबिलियत है उसका टेस्ट, और ये इस तरह के हमें मुख्तलिफ टेस्ट उसके अंदर इंक्लूड करने चाहिए। उन सारे टेस्ट का फिर एक कलेक्टिव रिजल्ट बने और उसकी बुनियाद पर टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो। इसके बाद कम से कम 3 से 4 माह की टीचर्स की एक बहुत अच्छी किस्म की ट्रेनिंग हो, जिसमें उसको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाए, जिसमें उनको लर्निंग्स के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जिसमें उनको बताया जाए कि आपका आपने बुनियादी तौर पर एंड प्रोडक्ट क्या तैयार करनी है। एंड प्रोडक्ट आपका वो बच्चा होगा जिसके 1000 में से 999 नंबर हों, लेकिन उसके अंदर वो खुद से एक पैरा भी ना लिख सके, उसको ये ना पता हो कि फूलों की क्या अहमियत है, दरख्तों की क्या अहमियत है, वालदैन का क्या मकाम है, माशरे में जो दीगर अफराद हैं इनके साथ कैसे रहना है। ये आपने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करनी है, एक ऐसा बच्चा तैयार करना है जिसके अंदर तख्लीकी सलाहियतें भी हों, जो माशरती जिम्मेदारियों से भी आगाह हो, जिसको अपने मजहबी मामलात का भी पता हो, और जो अपने माहौल को भी बेहतर बना जो इखलाकी एतबार से भी ज़्यादा बेहतर पैमाने पर। तो हमें टीचर्स को सबसे पहले ये बताना है कि आपकी एंड प्रोडक्ट मेरे ख्याल में वो होनी चाहिए जो अपनी समाजी, माशरती, मजहबी इन सारी जिम्मेदारियों से भी आगाह हो, इखलाकियात के हवाले से भी वो बेहतर हो, और साथ वो पढ़ाई में भी बेहतर हो। सबसे पहले हमने टीचर्स को इन खतूत पर ट्रेन करना है। उनकी इन खतूत के ऊपर ट्रेनिंग होगी, उनको पता होगा कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो फिर वो इस तरफ तवज्जो देंगे। इसी तरह स्कूल के बच्चों के ट्रिप्स अरेंज होने चाहिए, जो सरकारी स्कूलों में बदकिस्मती से फंडिंग की कमी या किसी और वजह से नहीं होता। यहाँ पे हमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। इलाके के लोग अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके 1-2 ट्रिप अरेंज करवा दें हर साल बच्चों के, तो ये जो तालीमी और तफरीही ट्रिप्स होती हैं, इनसे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे किसी पार्क में जाएंगे अगर किसी जगह पे, और वहाँ पे वो खेलने कूदेंगे, वहाँ पे वो खाना पीना करेंगे, वापस आएंगे, तो आपने उन्हें साथ बताना है कि देखें आपने यहाँ बैठ के खाना खाया है, इस जगह की सफाई करना भी आपका काम है। यहाँ पे आप खेले कूदे हैं, खेल कूद के इख्तिताम पे इस जगह को वापस ऐसी हालत में छोड़ के जाना कि आपके बाद भी कोई आके एंजॉय कर सके, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो उनमें एहसास जिम्मेदारी भी बेहतर होगा, और वो माशरे के लिए भी एक मुफीद और अच्छे शहरी साबित। इसे अब स्कूल से अगर हम आगे जाते हैं तो कॉलेजेस के लेवल के ऊपर बात करूं, तो पहली बात तो ये है कि कॉलेजेस लेवल में मुझे कोई इतनी समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम चल रहा है। हमारे यहाँ BS प्रोग्राम 4 साल का कॉलेजेस में भी हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहा है। अब यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं, कॉलेजेस के स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं। वो कॉलेजेस जो है वो उनकी एफिलिएशन है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, डिग्री उनको वही यूनिवर्सिटी देगी, लेकिन स्टैंडर्ड्स का बड़ा फ़र्क है। मेरा ख्याल ये है कि आपको हायर सेकेंडरी लेवल तक की जो तालीम है, यानी इंटरमीडिएट लेवल तक की तालीम, वो स्कूल में ही दी जानी चाहिए। और स्कूल में वो तालीम हासिल करने के बाद जो ज़्यादा अच्छे शाइनिंग स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ चले जाएँ, जो उनसे थोड़े से निस्बतन कम हैं वो कॉलेजेस की तरफ चले जाएँ। डिग्री में ये फ़र्क हो कि कॉलेज में ज़्यादातर हम टेक्निकल, स्किल बेस्ड और इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है उसको स्किल्ड वर्कर मिले। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि एक तरफ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री है उसको स्किल्ड आदमी नहीं मिलता। हमारे यहाँ आपको बहुत अच्छा बढ़ई नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ आपको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का टेलर मिलना बहुत मुश्किल होगा, हमारे यहाँ बहुत अच्छे लेवल का प्लम्बर जो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हो और जिसको टेक्निक पता हो और अच्छा हो, आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। हमारे यहाँ मेसन आपको अच्छा मुश्किल से मिलता है। अच्छे से मुराद है जिसको काम की समझबूझ भी हो और जो ईमानदारी से अपना काम भी करता हो और बिल्कुल प्रोफेशनल डील करता हो। मेरा ख्याल ये है कि ये तमाम शोबाजात के लिए आप कॉलेजेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें कि वो रेगुलर BS प्रोग्राम कराएं, लेकिन उनमें इस तरह के स्किल्ड वर्कर्स को प्रोड्यूस किया जा सके। बेहतर ये है कि कुछ थोड़ा सा वोकेशनल ट्रेनिंग का जो मॉडल है वो, थोड़ा सा आपका यूनिवर्सिटी का मॉडल, इस तरह का मिक्स एंड मैच किस्म का मॉडल हम कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करें। इसके बाद आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो सबसे हमारे यहाँ जो आजकल बहुत पॉपुलर बात चल रही है और बड़ा हम
सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि जी हर ज़िले में यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत फैसला है। मैं इसके कतई तौर पे हक में नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ हर आजकल दूसरा तीसरा जो ग्रेजुएट लड़का है वो उसके बाद एमफिल की तरफ जा रहा है, पीएचडी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। एमफिल और पीएचडीज आपके बहुत हाई क्वालिफाइड लोग ही करें, जो बाद में रिसर्च की दुनिया में जाएं, इजादात की तरफ जाएं, वर्ल्ड क्लास रिसर्च प्रोड्यूस कर सकें। इन लोगों के लिए होनी चाहिए। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो कुछ सूबों में ये इंतज़ाम है कि जो अगर किसी भी सरकारी मुलाजमत पे आप हैं और आपने एमफिल किया हुआ है तो आपको 5,000 रुपये महाना इजाफी मिलेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इस प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कुछ डिग्रीज में और कुछ ही शोबों में। मिसाल के तौर पर अगर कोई टीचर है तो उसको मिले, या इस तरह के किसी शोबे में काम कर रहा है जहाँ पे उसकी हायर एजुकेशन का कुछ फायदा है, फिर आपको देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई किसी ने बी एमफिल कर लिया पंजाबी में, सराइकी में और इस तरह के मजमून में, और वो काम कर रहा है किसी जिला कचहरी में काम कर रहा है और वहां पे आप उसको 5,000 रुपये इजाफी दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। मेरा अपना ये ख्याल है कि आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं। आप जितना फंड ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनाने पे लगा रहे हैं उसके बजाय जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, उनमें टीचर्स की क्वालिटी को बेहतर करें, उसमें अपने जो तालीमी निज़ाम है उसको रिग्रेस करें ज़्यादा, उसको यानी वहाँ पे जाके स्टूडेंट को वाकई बहुत मेहनत करनी पड़े, उसको खुद से कुछ सीखना पड़े। उसके भी जहन में ये बात हो कि मुझे टीचर अलिफ से ये तक ए टू जी सब कुछ नहीं बताएगा, मुझे इंटरनेट को भी यूज़ करना है, मुझे लाइब्रेरी को भी यूज़ करना है, मुझे मुख्तलिफ ज़राए से खुद पढ़ना है, खुद पढ़ के अपने इल्म को बढ़ाना है और फिर जाके मैंने एग्ज़ाम देना और फिर मुझे कम्पीट करना पड़ेगा सबके साथ इस बुनियाद के ऊपर, ताकि वहाँ से जो आपकी प्रोडक्ट निकले वो ऐसे लोग हों जो जिंदगी के मसाइल का जो हल है वो खुद से तलाश कर सकें। इसी तरह यूनिवर्सिटीज का जो इंडस्ट्री लिंकेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यूनिवर्सिटी टीचर्स को आपको साल में कुछ मुद्दत मुतय्यन करनी चाहिए कि 2 माह या 3 माह वो लाजमी इंडस्ट्री के साथ रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अपने शोबे में उनसे मालूमात लेंगे ताकि उन्हें पता हो इस वक्त इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है, और उसके मुताबिक वो आके अपनी कोर्स आउटलाइन को विद द पैसेज ऑफ टाइम हर सेमेस्टर में या कम से कम हर 2 सेमेस्टर के बाद उसको अपग्रेड करेंगे, ताकि जो प्रैक्टिकल मार्केट में नए नए मसाइल हैं तलबा ना सिर्फ उनसे आगाह हों बल्कि उनकी ट्रेनिंग उन्हीं खतूत के ऊपर हो रही है। मजीद मेरा ये ख्याल है कि आप, क्योंकि फंड्स की हमेशा कमी होती है और इकोनॉमिक्स तो स्टार्ट ही रिसोर्स कंस्ट्रेंट से होती है, आपको जो सबसे पहले जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। क्योंकि अगर आप अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ से अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा तो वो मार्केट में जाके जल्दी आपकी सोसाइटी में वेल्थ क्रिएशन में अपना किरदार अदा करेगा। उसके बाद आप फेज वाइज बाकी शोबों के ऊपर भी तवज्जो देने के काबिल होंगे। इन शॉर्ट मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो मोहतरम डॉक्टर अताउर रहमान साहब का मॉडल था जिसमें हमारा पूरा जोर क्वांटिटी के ऊपर था, उसकी बजाय हमें क्वालिटी फोकस्ड होना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं चाहिए, हर यूनिवर्सिटी के अंदर लातादाद प्रोग्राम नहीं चाहिए, हर प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट पास हमें नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आऊँगा, ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि वो बुनियाद है, वो आपके बच्चे का माइंड सेट डेवलप कर रही है, वो आपके मुस्तकबिल की जनरेशन को तैयार कर रही है। वही लोग जब आगे आएंगे जिनको शुरू से अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर डाला होगा तो वही आगे इनोवेशंस करेंगे, वही आके नई नई प्रोडक्ट्स बनाएंगे और वही फिर मुल्क को आगे लेकर जाए। इसी तरह जो हमारे तालीमी बोर्ड हैं जैसे मैट्रिक का है, ये इंटरमीडिएट का है, इसको भी आपको टारगेट देना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर रोड मैप बना के इनको टारगेट देना पड़ेगा कि 5 साल या 10 साल या 15 साल जितना का भी आप टारगेट रखें कि इतने टाइम के बाद आपकी जो ये डिग्री हो ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो। उस आप एक टारगेट तय करें, उसके हिसाब से आप एक साल हर साल के टारगेट सेट करें और हर साल के टारगेट्स के ऊपर उसकी इवेल्युएशन हो। जो बोर्ड्स उनके ऊपर बेहतर परफॉर्म करें वहाँ उस बोर्ड के अमले को, उसके मुलाजमीन को बोनसेस दिए जाएं और जो अपने टारगेट्स को पूरा करने में पीछे रह जाएं उनकी जवाबदेही हो। इस तरह करके ही हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूंगा वियतनाम की, जो 80 और 90 की दिहाई में हमारे जैसा ही मुल्क था।
लेकिन उसके बाद वियतनाम ने अपनी इकोनॉमी में बहुत इस्लाहात की। मैं उन इस्लाहात के ऊपर भी कभी अलग से बात करूँगा, लेकिन अभी मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल को किस तरह से डेवलप किया। वहाँ पे स्कूल एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तवज्जो दी, और उस तवज्जो का ये नतीजा है कि वियतनाम के जो तलबा हैं वो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज से भी लर्निंग आउटकम्स में ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पर 2015 में OECD कंट्रीज की एक रिपोर्ट बनी थी जिसका नाम था प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उस मेयार के ऊपर वियतनाम को 72 मुल्कों में 72 कंट्रीज में 8वें नंबर पर रैंक किया गया। ये बहुत से डेवलप्ड कंट्री जैसे जर्मनी वगैरह से भी बेहतर रहा। इसी तरह अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो 2020 में वियतनाम 0.71 के स्कोर पे है। HDI का जो मैक्सिमम स्कोर है वो 1 होता है, तो वियतनाम ने बहुत तेजी से अपने आप को 1 के बहुत करीब कर लिया है। इस सब का आप इम्पैक्ट देखें तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसकी 2021 की रेटिंग के मुताबिक वियतनाम दुनिया की 132 ममालिक में से 44वें, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वियतनाम जैसे मिडिल इनकम कंट्री के लिए। इसी वजह से कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा स्किल्ड है, वियतनाम के अंदर FDI बहुत ज़्यादा आ रही है। वियतनाम के आप एक्सपोर्ट्स देख लें बहुत ज़्यादा है, और अभी कुछ अर्से पहले ये खबर आई कि जो एप्पल है उसने फैसला किया है कि वो अपने स्मार्ट वॉच और अपने लैपटॉप्स वियतनाम में बनाए। वजह क्या है? कई वजूहत में से एक बहुत बड़ी वजह ये है वियतनाम की आबादी में जो स्किल लेवल है वो बहुत। इसी हवाले से अगर हम हेल्थ सेक्टर के ऊपर बात करें तो मैं मुख्तसर तौर पे उसमें सिर्फ डायरेक्ट अपनी तजावीज़ की तरफ आऊँगा। मेरा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ जब इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो और हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक बहुत अच्छा क्लिनिक हो जो जहाँ पर लोग इलाज मुआलजे के लिए जा सकें, इससे आपके बड़े हॉस्पिटल्स के ऊपर रश कम होगा। दूसरी बात यह है कि वो क्लिनिक डिजिटली इक्विप्ड हो, यानी उसमें इंटरनेट और डिजिटल जो हेल्थ टेक की सारी सहूलियात है वो मौजूद हो, ताकि अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का या डिविजनल हॉस्पिटल का या किसी बड़े टीचिंग हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो अपने रूम से बैठ के इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके यहाँ पे पेशेंट को देख सके, और यहाँ पे वो पेशेंट के बारे में जो ड्यूटी पे मौजूद डॉक्टर है उसको हिदायत दे के उसका इलाज मुआलजा कर सके। अगर हम हर यूनियन काउंसिल में या यूनियन काउंसिल से भी नीचे हर मोहल्ले में इस तरह के क्लिनिक्स बना लेंगे तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उन पर भी रश कुछ कम हो जाएगा, और आवाम को भी सेहत की सहूलियात आपके डोर स्टेप पे मिलेंगी। सेहत की सहूलियात में ही अगला बहुत ज़रूरी काम है खेलों की सहूलियात। हमारे यहाँ बदकिस्मती से खेलों के ग्राउंड्स खत्म होते जा रहे हैं। हमें खेलों के मैदान बनाने पड़ेंगे, और बनाने के अलावा हमें आबाद भी करना होगा। एक्सरसाइज को, वर्जिश को, स्पोर्ट्स को एक कौमी एक्टिविटी के तौर पे हमें लेना होगा, मज़ीद प्रमोट करना होगा, ताकि नौजवान इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लें और वो मेंटली भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो फिज़िकली भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, और वो माशरे में अपना मज़ीद मुफीद किरदार अदा कर सकें। इस सीरीज़ की बाकी वीडियो का लिंक मैं वीडियो के एंड पे दे रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।